नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्री देवकीनंदन खत्री जी का लिखा उपन्यास कुसुम कुमारी। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। ठीक दोपहर का वक्त है और गर्मी का दिन है। सूर्य अपनी पूरी किरणों का मजा दिखा रहे हैं। सुनसान मैदान में दो आदमी खूबसूरत और तेज घोड़ों पर सवार साए की तलाश और ठंडी जगह की खोज में इधर उधर देखते घोड़ा फेंके चले जा रहे हैं। ये इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि शहर किस तरफ है या आराम लेने के लिए ठंडी जगह कहाँ मिलेगी। घड़ी घड़ी रुमाल से अपने मुंह का पसीना पोंछते और घोड़ा को एड़ लगाते बढ़े जा रहे हैं। इन दोनों में से एक की उम्र 18 और या 19 की वर्ष की होगी। दिमागदार खूबसूरत चेहरा धूप में पसीज रहा है। बदन की चुस्त कीमती पोशाक पसीने से तर हो रही है। जड़ाऊ कब्जे वाली इसकी तलवार फौलादी जड़ाऊ म्यान के सहित उछल उछल कर घोड़े के पेट से टक्कर मारती और चलने में घोड़े को तेज करती जाती है। इसका घोड़ा भी जड़ाऊ जीन से कसा और कीमती गहनों से भरा अपने एक पैर की झांझ की आवाज पर मस्त होकर चलने में सुस्ती नहीं कर रहा था। ऐसे बांके बहादुर खुशरू दिलावर जवान को जो देखे वह जरूर यही कहे कि भाई किसी राजा का लड़का है और शायद शिकार में भूला हुआ भटक रहा है। इसका साथी दूसरा शेरदिल भी जो इसके साथ साथ अपने तेज घोड़े को डपेटे चला जा रहा है। भाई खूबसूरती में उसके भी क्या कहने, दिलावरी साज और पोशाक में बेनजीर मालूम होता है। फर्क इतना ही है कि इसको देखने वाला ये कहने से नहीं चूकेगा कि पहले बहादुर राजकुमार का वजीर या दीवान है जो ऐसे वक्त में अपने मालिक का जी जान से साथ दे रहा है। ये दोनों दिलावर इसी तरह देर तक घोड़ा फेंके चले गए, मगर कहीं भी आराम लेने के लिए कोई सायेदार दरखत इन्हें नजर नहीं आया। यहां तक कि दिन सिर्फ घंटे भर बाकी रह गया जब दूर पर एक छोटी सी पहाड़ी नजर आई जिसके नीचे कुछ सायेदार पेड़ों का भी निशान मालूम हुआ। इन दोनों के तेज घोड़े धूप में दौड़ते बिल्कुल सुस्त हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी के नीचे तक पहुंचे और पीठ खाली होते ही जीभ निकालकर हाँफते हुए जमीन पर गिरकर देखते देखते बेदम हो गए। इन दोनों को पहाड़ी के नीचे सायेदार दरख्तों के मिलने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना दोनों घोड़ा के मर जाने का रंज और गम हुआ। हमारे राजकुमार रणवीर सिंह ने आंखें डबडबाकर अपने मित्र जसवंत सिंह से कहा, रणवीर, इन घोड़ों ने आज हम लोगों की जान बचाई और अपनी जान दे दी। अफसोस कि इस वफादारी के बाद हम लोग इनकी कोई खिदमत नहीं कर सके। सिवाय इसके हम लोगों को यह भी मालूम नहीं कि किधर चले आए और अपना घर किस तरफ है। जसवंत, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन घोड़ों के मर जाने से बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग पैदल चलकर 3 दिन में भी उतनी दूरी नहीं जा सकते जितना आज इन घोड़ों पर चले आए हैं। रणबीर, हाँ, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखना चाहिए कि कहीं किसी शहर का निशान दिखाई पड़ता है या नहीं। चलो देखें तो जरा। अब इस पर चढ़ने के लिए पगडंडी नजर नहीं आ रही। मालूम होता है कि इस पहाड़ी पर आदमियों की आम दरफत जरूर होती है। जसवंत, हाँ हाँ, वो देखो, मालूम तो यही होता है। रणबीर, हाँ तो चलो, फिर देर करने की कोई जरूरत नहीं है। जसवंत, हाँ हाँ चलिए। मरे हुए घोड़ों को कसे कसाए उसी तरह छोड़कर ये दोनों उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। भाई बिल्कुल शाम हो गई थी जब ऊपर पहुंचे। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने ही से इन दोनों की तबीयत हरी हो गई और उतनी फिक्र नहीं रही जितनी उस वक्त थी जब ये पहाड़ी के नीचे थे।
क्योंकि ऊपर पहुंचकर एक छोटे बागीचे की निहायत खूबसूरत चारदीवारी दिखाई पड़ी और बाएं तरफ कुछ दूर पर एक गांव का निशान भी मालूम हुआ। मगर वह इतना नजदीक नहीं था कि 2-3 घंटे रात जाते जाते भी ये दोनों वहां तक पहुंच सकते। रणबीर बोला, जसवंत, उस गांव तक तो पहुंचना इस वक्त मुश्किल है। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि आगे चलने की कोशिश करें। इसी बगीचे में कहीं रात काटना मुनासिब होगा। जरा देखो तो इसका दरवाजा किधर है। जसवंत, वह देखिए, पूरब तरफ 2 घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब मुमकिन है उधर ही दरवाजा भी हो। रणबीर, हाँ हाँ, चलो उधर ही चले। दोनों आदमी उन घने पेड़ों की तरफ चले। जसवंत सिंह का ख्याल ठीक ठहरा। वे दोनों पेड़ दोनों तरफ थे और बीच में एक छोटा सा खूबसूरत दरवाजा था। रणबीर सिंह ने दरवाजे को धक्का दिया, जो भीतर से बंद नहीं था, खुल गया और ये दोनों उसके अंदर चले गए। रात हो गई थी, मगर चांदनी खूब खिली हुई थी। ये दोनों उस छोटे से दिलचस्प बाग में टहलने लगे। पश्चिम तरफ एक छोटी सी खूबसूरत बारहदरी थी, मगर किसी तरह के सामान से सजी हुई नहीं थी। उसी के बगल में एक मंदिर नजर आया, जिसके आगे छोटा सा संकीर्ण कुआं था और रस्से में बंधा हुआ लोहे का एक टोल भी उसी जगह पड़ा था। दोनों उस मंदिर के अंदर गए। भीतर अंधेरा था, मगर बाहर की चांदनी की चमक से जो उसके चबूतरे पर पड़ रही थी ना, इतना मालूम हुआ कि इसमें कोई देवता बैठे हुए नहीं है, बल्कि उनकी जगह बीचों बीच में 2 पत्थर की मूर्तियां ठीक आदमी के बराबर की बैठाई हुई है, जिन्हें देख इन दोनों को भ्रम हो गया कि 2 आदमी बैठे हैं। मगर बड़ी देर तक न हिलने डोलने से जान पड़ा कि ये आदमी नहीं, पत्थर की मूर्तियां हैं। रणबीर सिंह ने कहा कि भाई जसवंत, इस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये मूर्तियां कैसा या किसकी हैं। अब चलो बाहर वाले कुएं पर लेट रहे, सवेरे देखा जाएगा। मुझे प्यास भी बड़े जोर की लगी है, मगर जब तक ये नहीं मालूम हो कि ये बाग किसका है, ये डोल किस जात के पानी पीने का है, तब तक इस डोल में पानी भरकर कैसे पीऊं। इस पर जसवंत सिंह बोले, आपने ठीक कहा, इस बगीचे में कोई माली भी नहीं दिखाई देता। अब जिसमें पूछे कि यहाँ का मालिक कौन है, या ये डोल हम लोगों के पानी पीने लायक है या नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है, उन डोलों में से रस्सी खोल ली जाए और उससे अपनी चादर जो कमर के साथ कसी है बांध कर कुएं में ढीली जाए। 2-3 दफे डुबो कर निकालने और निचोड़ कर पीने से जरूर जी भर जाएगा। फिर सवेरे ईश्वर मालिक है, देखेंगे। लाचार होकर इस बात को रणबीर सिंह ने पसंद किया। कुएं पर आए और उसी तरकीब से जो जसवंत सिंह ने सोची थी प्यास बुझाई। वह ज्यो ज्यो करके रात कटी। अब ध्यान तो उन मूर्तियों में लगा हुआ था। सवेरे उठते ही पहले उस मंदिर में जाकर उन अद्भुत मूर्तियों को देखा। ये दोनों बैठी हुई मूर्तियां ठीक आदमियों जैसी ही थी और उनके ढील डोल ऊंचाई निचाई में भी कुछ फर्क नहीं था। ये दोनों रणबीर सिंह और जसवंत सिंह एकटक उन मूर्तियों की तरफ देखने लगे। इनमें एक मूर्ति मर्द की और दूसरी औरत की थी। देखने से यही जी में आता था कि अगर मिले तो उस कारीगर के हाथ चूम ले, भाई जिसने इन मूर्तियों को बनाया है। चाल ढाल, हाव भाव, रंग रोगन सभी ऐसे थे कि चालाक से चालाक आदमी भी एक दफे धोखा खा जाए। दोनों मूर्तियां एक से एक बढ़ के खूबसूरत, दोनों ही का युवा अवस्था, दोनों ही का गोरा रंग, दोनों ही के सभी अंग सुंदर और सुडौल, दोनों ही का चेहरा चंद्रमा और को कलंकित करने वाला, दोनों ही की राजशाही पोशाक और दोनों ही बदन पर कीमती गहने पहने हुए थे। स्त्री हाथ जोड़े से नीचा की बैठी है, दोनों आंखों से आंसू की बूंदें गिरकर दोनों गालों पर पड़ी हुई हैं। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो रही हैं। मर्द प्रेम भरी निगाहों से उस स्त्री के मुख की तरफ देख रहा है। बायां हाथ गर्दन में डाले और दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर की तरफ उठाना चाहता है, मानो उसे उदास और रोते देख दुखित हो, प्रेम के मनाने और खुश करने की चेष्टा कर रहा हो।
पत्थर के इन दोनों सुंदर हाव भाव वाली मूर्तियों को देखकर रणबीर सिंह और जसवंत सिंह दोनों बहुत देर तक सकते की सी हालत में चुपचाप तस्वीर की तरह खड़े रहे। आंख की पलक तक नीचे न गिरी। आखिरकार रणबीर ने मुंह फेरा और ऊंची सांस लेकर जोर से कहा, ओह आश्चर्य, ये क्या मामला है? मैं कहाँ और ये पहाड़ी बाग और मूर्तियां कहाँ? क्या होने वाला है? हे ईश्वर, जैसा ही मैं इन बातों से भागता था वैसे ही फंसना पड़ा। मेरी भूल थी जो मैंने ये नहीं सोचा था कि ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में एक से बढ़कर एक सुंदर मर्द और औरत बनाए हैं। थोड़ी देर तक चुपचाप उन मूर्तियों की तरफ देखकर जसवंत ने कहा, क्या कह सकते हो कि ये किसकी मूर्त है और यहां से मेरा देश कितनी दूर होगा? तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस आश्चर्य को देख मैं सब कुछ भूल गया और तबीयत घबरा उठी है। अकल ठिकाने नहीं रही। मुझे ये कुछ मालूम नहीं कि ये पहाड़ी किस राजधानी में है या हमारा देश यहाँ से किस तरफ है। अपनी सरहद छोड़े आज 4 रोज हो गए हैं। ऐसा बोले कि पूरब पश्चिम का भी ध्यान नहीं रहा। अब दौड़ते दौड़ते बेचारे घोड़े भी मर गए। इतनी इसमें शक नहीं कि यहाँ से हमारा देश बहुत दूर नहीं होगा। फिर भी हम लोगों को अब तक इस जगह की कोई खबर नहीं थी। कैसी सुंदर मूर्ति बनाई है। मालूम होता है कारीगर ने अभी इन मूर्तियों को तैयार करके हाथ हटाया है। ये मर्द की मूर्त तो बेशक आपकी है। कोई निशान आप में ऐसे नहीं जिसे इस मूर्ति ने में ना बनाया गया हो। कोई अंग ऐसे नहीं जो आपसे ना मिलते हो। मानो आप ही को सामने बैठाकर कारीगर ने इस मूर्ति को बनाया और रंगा हो। अगर आप चुपचाप इस मूर्ति के पास बैठ जाएं तो मैं क्या आपके माता पिता भी ताज्जुब में ठिठक के खड़े रह जाएं और ये ना कह सकें कि मेरा बेटा कौन है। रणबीर सिंह, अगर ये मूर्ति मेरी है तो ये दूसरी मूर्ति भी जरूर किसी ऐसी औरत की होगी जो इस दुनिया में जीती जागती है। ओह, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। किसने इन दोनों को यहाँ इकट्ठा किया? क्या तुम बता सकते हो कि वह कौन औरत है जिसकी ये मूर्ति है? जसवंत सिंह, देखिए मुझे यकीन नहीं आता कि ये इस पृथ्वी की कोई औरत है। जरूर ये कोई देवकन्या या अप्सरा होगी। इस दुनिया में तो ऐसी खूबसूरती कभी किसी ने नहीं देखी। रणबीर, ऐसी बात नहीं है और जरूर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। खोजने से जरूर मैं इसे देख सकता हूँ। नहीं नहीं, अब खोजना क्या, सामने ही तो बैठी है। अब इसे छोड़कर अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। आह, किस प्रेम से हाथ जोड़े है। ऐसा ना होगा, तुम हाथ ना जोड़ो। ये काम तो मेरा है, मैं तुम्हारे पैरों पर से रखता हूँ। कहो तो सही, रो क्यों रही हो? क्या मुझसे खफा हो गई हो? अच्छा अच्छा, भला कुछ तो बोलो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मुझसे कोई कसूर हो गया हो तो उसे माफ करो। जसवंत, अरे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि ये पत्थर की मूर्ति है? रणबीर, क्या क्या कहा? पत्थर की मूर्ति? हो, हाँ ठीक तो है। रणबीर सिंह चुप हो गए और एकटक उस मूर्त की तरफ देखने लगे। बहुत देर के बाद जसवंत सिंह ने फिर टोका, रणबीर सिंह बैठे क्या हो, उठो, जाओ, इधर उधर घूमो, चलो किसी को ढूंढो। अब भाई कुछ पता लगाओ जिससे मालूम हो कि ये बगीचा किसका है और इन मूर्तियों को बनाने वाला कौन है। अब इस तरह बैठे रहने से क्या काम चलेगा? रणबीर सिंह ने जसवंत सिंह की तरफ देखकर कहा, भाई मुझे छोड़ दो, क्यों तकलीफ देते हो? तुम जाओ, देखो, खोजो, मेरे बिना मेरी परवाह मत करो। जसवंत, हुजूर कब तक बैठे रहिएगा? रणबीर, जब तक ये खुशी नहीं होगी, ये खुश नहीं होगी और हंसेगी नहीं। जसवंत, अच्छा, तो क्या इस पत्थर की मूरत में जान है जो आप इसे मनाने बैठे हैं? रणबीर, देखो तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। जसवंत सिंह जी में सोचने लगे कि रणबीर सिंह इस वक्त अपने होश हवाश में नहीं है। इस औरत का इश्क, भाई जिसकी ये मूरत है, इनके सिर पर सवार हो गया है। एकाएक उतारने से तो नहीं उतरेगा। इसी झगड़े में 2 दिन दोपहर से ज्यादा आ गया। नहाने धोने खाने पीने की कुछ भी फिक्र नहीं।
जसवंत सिंह सोचने लगे कि अगर रणबीर सिंह को कभी अपनी सुध भी आई और कुछ खाने को मांगा तो क्या दूंगा। इस बाग में कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिसके फलों से पेट भरने की उम्मीद हो। भाई अब तो यही ठीक होगा कि पहले इस गांव से जो पास ही दिखाई देता है चलकर जिस तरह बन पड़े कुछ खाने को लाएं। ये सोचकर रणबीर सिंह को उसी तरह छोड़ जसवंत सिंह उस बाग के बाहर आए और पहाड़ी के नीचे उतरकर उस गांव की तरफ चल दिए। समाप्त। पहला भाग समाप्त।